कार में आगे वाली सीट पर एक सुंदर सी लड़की बैठी है जिसके सर पे स्कार्फ बंधा है। उसके बराबर में गाड़ी चला रहा व्यक्ति एक बुजुर्ग सा जिसकी दाढ़ी है और आंखों पर चश्मे लगे हैं। दोनों कुछ परेशान से लग रहे हैं। काश तुम वो सब कुछ अपनी आंखों से देख सकती नीता। हमारे मोहल्ले में घुसकर हमें घरों से बाहर निकालती। वो अपनी आप बीती बता रहे हैं। बीते दिनों के कुछ वाकयात दिखाए जा रहे हैं जहां पर हम देखते हैं कि कुछ पुरानी किताबें, पुश्तैनी चीजें एक बक्से में रखी जा रही हैं। जो कुछ हाथ लगा उठा ले गए उसको। हमारी पुश्तैनी चीजें, हमारी किताबें। उसके बाद उस पर कुछ वर्दीधारी लोग पेट्रोल छिड़कते हैं और उन चीजों को जला देते हैं। ये कहकर ले गए कि ये सब नापाक है। काफी भ्रष्ट करती हैं हमारी किताबें। आखिर बच्चों की हम देखते हैं कि वही व्यक्ति जो कार चला रहा था वो उन जलती किताबों और चीजों को देख रहा है, फिर अपने हाथ में एक चमड़े की बैग छुपाते हुए चला जाता है। पहले यूनिवर्सिटीज बंद थी, अब स्कूल बंद कर रहे हैं। अब फिर से मौजूदा हालात दिखाते हैं। वो लड़की पीछे पड़ी एक बैग में कुछ किताबें देखती है। ये वही बैग है जो वो बुजुर्ग छुपा कर ले गए थे। सेडिशियस लिटरेचर है ये। जो आप कर रहे हैं वो गुनाह है, राष्ट्रद्रोह है। गुनाह? बीच रात में हमारे घरों में घुसकर मासूम लोगों को उठा ले जाते हैं वापसी के नाम पर। तुम उसे गुनाह कह रही हो? बस ऐसे ही। फिर से बीते दिनों का मंजर दिखाया जाता है जहां पर कुछ वर्दीधारी लोग एक मुस्लिम आदमी को घर से उठाकर ले जा रहे हैं। उसकी पत्नी उन्हें उसे छोड़ने की गुहार लगा रही है। ये सारे हालात वो बुजुर्ग देख रहे हैं। तलाशी के नाम पर कुछ कपड़े नीचे फेंके जा रहे हैं। वो लाचार बुजुर्ग ये सारा मंजर देख रहा है। वो औरत रोती बिलखती अपने बच्चे के साथ अपने शौहर को उन वर्दीधारियों द्वारा ले जाते हुए देखती है। और वो बुजुर्ग बिल्कुल बेबस सा खड़ा है। वो मुड़कर जाने लगता है और मां बच्चे की चीख के साथ दृश्य खत्म होता है। हम फिर से मौजूदा दृश्य में आते हैं। जिन लोगों को उठाया जाता है वो मासूम नहीं होते। फोर्स उन्हीं लोगों को उठाती है जिनको वापसी की जरूरत होती है। वापसी? निदा, ये तुम्हारी सोच बस एक मासूमियत है और कुछ नहीं। और ये आपका पागलपन है। सरकार बस हमारी भलाई चाहती है और हमारी कौम को हमेशा गलत चीजें सिखाई गई है, हमेशा। और ये बात कुछ लोगों को कभी समझ में ही नहीं आएगी। और इतने सालों में हमने जो तुमको सिखाया वो सब, तुम्हें तालीम दी, पढ़ाया, लिखाया, तरबियत की, अच्छी परवरिश की तुम्हारी, वो सब गलत था। मैंने गलती कर दी। अकेडमी में अकेले ही जाना चाहिए था। कार सुनसान सड़क पर दौड़ रही होती है कि यकायक सामने से टॉर्च की रोशनी दिखाई देती है। आप फिक्र मत कीजिए। पुलिस की नाकाबंदी लगी है और एक पुलिस ऑफिसर उन्हें रुकने का इशारा करता है। रुको। जैसे जैसे पुलिस नजदीक आ रही है उन दोनों में घबराहट बढ़ती जा रही है। देखो मेरी किताबें। शांत रहिए आप। सवाल सिर्फ किताबों का नहीं है निदा। बैग में मेरे लेक्चर नोट्स रखे। वो उन आपत्तिजनक किताबों का जिक्र करता है जो पीछे की सीट पर पड़ी हैं। फिर से सिलेबस के बाहर की अनावश्यक चीजें। बेवकूफी की हद होती है अब्बू। निदा अपने अब्बू को डांटती है। एक अफसर गाड़ी के कांच पर दस्तक देता है और खोलने का इशारा करता है। बुजुर्ग कांच नीचे करता है। आईडी दिखाइए। वो अपने बटुए से आईडी निकालकर अफसर को दिखाता है। शाहनवाज रहीम जी। गाड़ी में से बाहर निकलिए। क्यों? हमें तलाशी लेनी है। मगर क्यों? अब्बू बुजुर्ग आनाकानी करता है। इस पर अफसर उसे जबरदस्ती घसीटकर बाहर निकालता है।
दिस इज रेशल प्रोफाइल। अगर ऐसी कोई भी चीज़ है जो आप हमसे छुपा रहे हैं तो आपकी भलाई इसी में कि आप हमें इसी वक्त बता दें। इस मुल्क में कभी भी कहीं भी जाना मेरा संवैधानिक हक है। कार में क्या छुपा रखा है? वेपन्स, कॉन्ट्राबैंड या फिर बड़े का काट के ले जा रहे हो? हाँ? इस पर निदा बाहर आकर रुको। उन्हें अपना एनपीएस कैडेट वाला आईडी कार्ड दिखाती है। इस पर दोनों अफसर हक्के बक्के रह जाते हैं। मेरे अब्बू हैं, मुझे अकेडमी में छोड़ने के लिए आ रहे हैं, समझे? मैम आप प्रोटेक्शन स्क्वाड से? एडवांस्ड इंट्रोगेशन। छोड़िए उनको। चलिए अब्बू, चलिए। दोनों कार में बैठ जाते हैं। अफसर बुजुर्ग की आईडी उसे लौटा देता है और उनसे माफी मांगता है। सॉरी सर। हे साइड हो, जाने दो। फिर बड़े अदब के साथ उन्हें जाने के लिए रास्ता बना देता है। अपने अब्बू की तरफ देखते हुए निदा को अपनी ट्रेनिंग के दौरान कहीं कहीं कर्नल की बातें याद आती हैं। दुश्मन अभी तक पूरी तरह हारा नहीं है। ऑडियंस में बैठे सारे कैडेट्स उनकी बातें ध्यान से सुन रहे हैं। एक्सटर्नल पावर्स, आइडियोलॉजीज, इन सब से प्रभावित होकर हमारे ही बीच में कुछ लोग हैं जो टेररिज्म फैला रहे उन हैं। कैडेट्स के बीच बैठी निदा भी कर्नल का भाषण ध्यान से सुन रही ऐसे है। गद्दारों को उखाड़ फेंकने के लिए सरकार ने कड़ी से कड़ी नीति अपनाई और उन्हीं नीतियों का नतीजा है ये एकेडमी। अभी हाल ही में हुए हमारे देश के हमलों से हमें एक बात पता चली है कि देशद्रोही बाहर नहीं, हमारे ही आसपास है। वो जो बहक जाते हैं, आतंकवादी कोई भी हो सकता है, हमारा पड़ोसी, हमारा दोस्त। फिर से मौजूदा दृश्य। अब तो सब कुछ तुमने अपनी नजरों से देख लिया ना? देखा ना तुमने निदा? अरे हिम्मत तो देखो इन लोगों की। वो लगातार अपने अब्बू की बातें सुन रही है। इनको इस बात की कीमत चुकानी पड़ेगी इनको कीमत। वो किताबों की तरफ देखती है और कुछ सोचती है। उसके दिमाग में कोई गहरी बात चल रही है। इसलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी इलीगल एक्टिविटीज, किसी भी तरीके का सस्पिशन, उसकी रिपोर्ट तुरंत करें। यह आपका फर्ज है, चाहे उसमें आपका कोई सगा ही क्यों ना शामिल हो। अब से आपका दोस्त, आपका परिवार सिर्फ ये देश है। मातृभूमि की एनपीएस की ऑफिस में बैठी निदा उन सारी बातों को याद कर रही है और अपने फोन की तरफ देखती है जिस पर लिखा हुआ है पब्लिक सेफ्टी हॉटलाइन, और इसी के साथ दृश्य बदलता है। और अगला दृश्य निदा के घर का। निदा के अब्बू निढाल से बैठे हुए हैं। वो लगभग सोए हुए हैं। उन्हें हल्की सी कुछ आहट सुनाई देती है। उन्हें निदा के आने का आभास होता है, लेकिन निदा की जगह उनके सामने वर्दीधारी जवान खड़े हैं जो उन्हें गिरफ्तार करके वहां से घसीटते हुए ले जाते हैं। बाकी जवान घर की तलाशी लेने लगते हैं। वो सभी हथियारों से लैस हैं। अपनी आंखों में फर्ज के प्रति निष्ठा का भाव लिए निदा रहीम कुछ कैडेट्स के साथ एक कॉरिडोर से गुजर रही है। एक बड़ी सी इमारत जो मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल प्रोटेक्शन की इमारत है, जहां पर निदा रहीम के वालिद शाहनवाज रहीम से कड़ी पूछताछ हो रही है। हम देखते हैं बाहर एक अफसर पूरी तफ्तीश देख रहा है। मैं जानना चाहता हूं आखिर मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है।
आपको जवाब देना पड़ेगा। यह हक है मेरा, बिल्कुल हक है। सामने बैठा अफसर बड़े तेवर के साथ उन्हें जवाब देता है। कोई हक नहीं है तुम्हारा। क्या? देखिए, मैंने कोई भी ऐसा गलत काम नहीं किया है। आपको यकीनन कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, गलतफहमी हुई है आपको। अच्छा, आप मेरी बेटी को बुलाइए। एनपीएस में है वो, फोन कीजिए उसको, फोन कीजिए, बुलाइए। बाहर उस अफसर के सामने निदा भी बैठी हुई है, जो पूरी तफ्तीश पर नजर बनाए हुए है। बुलाइए, फोन कीजिए। ये जानती है मेरे साथ गलतफहमी कैसे दूर करूं मैं आप लोगों की? सही सलामत छूट तो जाएंगे ना सर? हाँ, थोड़ा वक्त तो लगता है इंटेलेक्चुअल्स को समझाने में, उन्हें एक आदर्श नागरिक बनाने में। निदा अपना साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट अफसर के हवाले करती है। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैं कह रहा हूं ना, मेरी बेटी को बुलवाइए। निदा के अब्बू उन अफसरों को समझाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। निदा झट से वहां से उठकर चली जाती है और उस कमरे में दाखिल होती है जहां उसके अब्बू से पूछताछ चल रही है। वो खड़े होकर निदा से कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। उतने में बाकी जवान उन्हें जबरन बिठा देते हैं। उनकी बात मानना, जैसा कहे वैसा करना। नहीं नहीं बेटा, नहीं, मेरी बात। अब्बू, आप बात मानेंगे तो घर जल्दी आ पाएंगे ना अब्बू? एक बार सुनने से ये गलत कर रही हो तुम, गलत कर रही हो बेटा, बिल्कुल गलत कर रही हो। ले जाओ इन्हें। बेटा, बेटा, इन तमाम हालात के मद्देनजर शाहनवाज को यह एहसास हो जाता है कि यह सारा किया धरा उनकी अपनी बेटी निदा का था। जवान उन्हें वहां से ले जाते हैं बेटी को छीन लिया इन लोगों ने मुझसे। और वो असहाय बाप अपनी बेटी की तरफ देखे जा रहा है। निदा दुखी है क्योंकि एक तरफ फर्ज है तो दूसरी तरफ अब्बू। नहीं तो जवान उनके चेहरे पर काला नकाब डालकर उन्हें ले जाते हैं। मौजूदा हालात, आंखों पर पट्टी बंधी हुई निदा को सेना की जीप में कहीं ले जाया जा रहा है। मिस नीदा रहीम, आपके अबू का वापसी प्रयोग काफ़ी अच्छा चल रहा है। चल रही जांच में नई बातों का पता चला है जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अहम है। इसलिए आपको आपके कार्यवाहक लेफ्टिनेंट के चल रहे ट्रेनिंग के बीच में ही तुरंत निकलना होगा। यह असाइनमेंट लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील डकमा के आदेश से बेहद कॉन्फिडेंशियल था। उसके कानों में अफसर की कई बातें गूंज रही हैं। बाहर बहुत ही तेज बारिश हो रही है और ये लोग पहुंचते एक खुफिया इमारत के पास जहां हर तरफ सन्नाटा है। उस इमारत का नाम है मेघदूत 31, जो है एक एडवांस्ड इंटरोगेशन सेंटर, जहां कर्नल वायरलेस सेट पर किसी से खुफिया बातें कर रहा है। और पैकेज ओवर। पीछे एक लेडी अफसर खड़ी हैं। ओवर एंड आउट। चावला, रहीम का स्वागत का तैयारी कर। नो वेलकमिंग टीम। प्रोसेसर एज ए न्यू रिक्रूट एडेड टू द रोस्टर, और पहले उसे इस जगह से वाकिफ कराओ। वो इंटरोगेशन में हमारा साथ देगी। यस सर। क्या? कर्नल, हमारे पास जितना इंफॉर्मेशन है रहीम के बारे में और उसके धर्म के बारे में, बेहतर नहीं होगा कि हम ये खेल ना खेलें और जितना जल्दी हो सके सारा इंफॉर्मेशन उगलवा लेते हैं ना। पर उसकी लॉयल्टी पे सवाल कैसे उठाएंगे? उसके सारे पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड्स क्लियर हैं। पर सर, वो इस सब से कनेक्टेड है। पर कैसे? ये हम पता कैसे करेंगे? We'll do it my way. ये कहकर कर्नल वहां से चला जाता है। लेडी अफसर दिमाग में कुछ मंसूबा लिए वहां से चली जाती है। जंगल के बीच बनी पतली सड़क पर वो जीप चली आ रही है जिसमें निदा बैठी हुई है। जीप आकर रुकती है मेघदूत 31 के दरवाजे पर। जहां पर जवान कंपाउंड गेट खोलता है और सलूट मारता है। और फिर अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है।
जीप इमारत के कंपाउंड में आकर बिल्कुल मेन डोर के पास रुक जाती है। निदा जीप से उतरती है और एक जवान उसकी आंखों की पट्टी खोलता है। निदा कुछ सोचते हुए आसपास देखती है और फिर जवान को बैग देने का इशारा करती है। वो बैग लेकर अंदर चली जाती है। मैं एक देशभक्त हूँ। देश की रक्षा मेरा कर्तव्य है और देश के दुश्मनों को उनके सही अंजाम तक पहुँचाना मेरा लक्ष्य। हर कीमत पर? हर कीमत पर। एक धुंधली सी रोशनी वाले कमरे में लेडी अफसर निदा से शपथ ग्रहण करवाती है। मेघदूत 31 में स्वागत है। वेलकम। थैंक यू मैम। चलो तौर तरीके देखते हैं। निदा अपना सामान लॉकर में रख रही है। अपना दुपट्टा, अपना तावीज, तमाम चीजें। तुम्हारा धर्म ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं देगा? नहीं, क्यों मैम? फिलहाल जिस ग्रुप के साथ हम लड़ रहे हैं उसमें तो कई सारे मोहम्मदन भी हैं। मुसलमान है उनको लगता है मैम, लेकिन इस्लाम में मासूम औरतों और बच्चों का कत्ल करना गुनाह है। और वहीं खड़े खड़े वो अपनी यूनिफॉर्म पहन लेती हैं। यहाँ जो कैद है वो सिर्फ मर्डरर्स और टेररिस्ट हैं। एक अफसर निदा को वहाँ के बारे में सारी जानकारी देता है। अंडर कंट्रोल रहता है, इसलिए सुबह और शाम यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के गाने ऑटोमेटिक प्रोग्राम पे चलते हैं। पूरे कैंटोनमेंट में काली खिड़कियाँ हैं। एक जवान सल्यूट करता है। वो इसलिए कि बाहर का कोई भी सिविलियन अंदर ताकझंक नहीं कर सकता और अंदर के जो कैदी हैं उन्हें बाहर समय का पता नहीं लगेगा। लेकिन इसके साथ साथ हमारी बॉडी क्लॉक पे इसका बुरा असर पड़ता है, तो जितनी जल्दी आप एडजस्ट कर लें उतना आपके लिए बेटर है। कॉरिडोर से होते हुए वो कैद खाने के दरवाजे के सामने आके रुकते हैं। ये है हमारा प्रिजन एंट्रेंस। अंदर और बाहर जाने का एकमात्र सिंगल रास्ता है। हाईटेक नहीं है, सिंपल है। ये लोहे का एक मजबूत दरवाजा है जिस पर गोलाकार लीवर लगा हुआ है। अफसर उसे खोलता है और वो लोग कैद खाने में दाखिल होते हैं जो एक तहखाने में बना हुआ है। पहली इमरजेंसी के आपातकाल के बाद इसे बनाया गया था, किसी न्यूक्लियर अटैक से बचने के लिए। पूरा का पूरा सेल्फ सस्टेनिंग अंडरग्राउंड सिटी है और आज तक इसका कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। सरकारी रिकॉर्ड्स में भी इस जगह का कोई जिक्र नहीं है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। यानी हमारे मिशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह। कम फिलहाल सेल में 5 कैदी हैं और हम 11 जवान। वो निदा की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, ओह सॉरी, 12। इतने कम कैदी क्यों? 3 हफ्ते से ज्यादा बिना रिहाई के नहीं रख सकते, गवर्नमेंट रूल है। दो जवान एक जख्मी कैदी को कहीं ले जा रहे हैं। निदा उस कैदी को गौर से देखती है। अरे गूंगा बाबा, बकरा खाएगा? बोल ना। जल्दी तोड़ दिया इसे। हाँ शायद। इसे बाकी कैदियों की तरह सेल में क्यों नहीं रखा? क्योंकि अभी भी एक्टिव लिस्ट कि अभी तक इसने अपना मुंह नहीं खोला है। निदा दरवाजे पर बनी छोटी सी खिड़की को खोलकर कैदी को देखती है। इस हरामी का नाम अहमद है। दिखता भला है पर काफी कुछ छुपा के रखा है साले ने। बेटी ठंड है, एक लिहाफ है, कंबल मिलेगा? एक बूढ़ा कैदी कंबल मांगता है। निदा आगे बढ़कर कंबल उठाती है। इस पर बाकी अफसर उसे बड़ी हैरानी से देखने लगते हैं, लेकिन वो किसी की परवाह ना करते हुए कैदी के सामने कंबल रख देती है। अफसर के हाव भाव से लगता है कि वो निदा की इस हरकत से खुश नहीं है। कम ऑन। बूढ़ा कैदी उन सबको जाते हुए देख रहा है। वो सब एक कमरे में दाखिल होते हैं। हमारा मेन इंटरोगेशन चेंबर के अंदर एक लोहे की चेयर है जिस पर हाथ बांधने के लिए लोहे की कड़ियां लगी हैं। नए कैदियों की मुंह दिखाई यही होती है, मतलब इंडक्शन। वहां 2 जवान फर्श पर गिरे खून को साफ कर रहे हैं।
इंटरोगेटिंग ऑफिसर माथुर। माथुर निदा से हाथ मिलाता है। निदा उसकी मुट्ठी पर लगे खून को देखती है। माथुर अपने साथी इंटरोगेटिंग ऑफिसर का नाम बताता है। कर्नल से मिलने का टाइम हो गया, चल। निदा एक हल्की मुस्कुराहट के साथ सर हिलाते हुए वहां से चली जाती है। दृश्य परिवर्तित होता है। हम एक कमरे में म्यूजिक सिस्टम पर एक धुन बजती हुई सुन रहे हैं। कर्नल अपने कमरे में शराब का एक पैक बनाकर पीता है, फिर अपने टेबल पर छोटे फ्रेम में रखी एक लेडी और 5-6 साल के बच्चे की तस्वीर को देखता है। चेयर पर बैठकर कर्नल निदा रहीम की फाइल निकालकर पढ़ता है। दरवाजे पर दस्तक होती है। फीमेल ऑफिसर अपने साथ निदार रहीम को अंदर लेकर आती है। निदा कर्नल के सामने सावधान मुद्रा में खड़ी हो जाती है। कर्नल म्यूजिक बंद करता है। एडीज, मैडम। थैंक यू सर। वो कर्नल के टेबल के सामने रखी चेयर पर बैठ जाती है। हमारे बेस का गाइडेड टूर हमारे फाइनेस्ट इंटरोगेटिंग ऑफिसर के साथ कैसा रहा? कर्नल दास के बारे में कह रहे हैं। सर, आपको फेस टू फेस रिपोर्ट करना एज अ कमांडिंग ऑफिसर सच एन ऑनर। ये वही लेडी अफसर दास हैं जिसने निदा का स्वागत किया था। क्या पूछना चाहती हो? सर, लोगों का बिहेवियर स्टडी करना मेरा काम है ऑफिसर। यू कैन टेल मी। सर, मेरी ट्रेनिंग ख़त्म होने में 5 हफ्ते बाकी है, तो सडनली मेरी पोस्टिंग क्यों सर? एडवांस इंटरोगेशन कोर्स में हाईएस्ट स्कोरर हूँ, अपने बैच की कंसिस्टेंटली टॉप परफॉर्मर भी। बट गोइंग बियॉन्ड योर ड्यूटी, जो तुमने कंट्री के लिए सेक्रीफाइस किया है और तुम्हारे अब्बू को पकड़वाने में जो तुमने हमारी मदद की है, वो सारे सिविलियंस और ऑफिसर्स के लिए ब्रेव एग्जाम्पल है। थैंक यू सर। अल सईद अल याकूब, यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट ऑफ का लीडर। बीच बीच में दास की प्रतिक्रिया नजर आ रही है। आज यहाँ आ रहा है दैट मॉन्स्टर, जो हमारी जेल में सारे सड़ रहे हैं ना, उनका लास्ट यूनिट मेंबर अल सईद। कर्नल एक कांच की अलमारी में पड़ी कैसेट्स को दिखाते हुए कहता है, कन्फेशंस, ये हमारी इंटरोगेशन टेक्निक और सालों की मेहनत का नतीजा है। ऑल काइंड ऑफ टेररिस्ट, स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स, अपोजिशन पार्टी लीडर्स, रिलीजियस फैनेटिक्स, डेंजरस एंटी-नेशनल्स। हर कैसेट पर आरोपी का नाम लिखा हुआ है। इन सब में मुझे एक कन्फेशन और चाहिए। अल सईद, उसका मुंह खुलवाने के लिए ही तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। यस सर। एंड रिमेंबर, इन सब लोगों के लिए रहम, इंसानियत या गिल्ट वेस्ट करना इट्स अ साइन ऑफ वीकनेस। हम लोग यहाँ ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, हम इंसाफ भी कर रहे हैं। आई अंडरस्टैंड सर। दैट्स गुड। इट्स वेरी नाइस मीटिंग यू। सर, ड्यूटी पर रिपोर्ट कर रही हूँ, तुरंत। निदा कर्नल डिकोना को सल्यूट करके वहां से चली जाती है। दास उसे जाते हुए देख रही है और उसके जाते ही वो कर्नल के पास आकर कहती है, ये लड़की पर भरोसा करना बेवकूफ़ी है। वो सस्पेक्ट है, ये आप भी जानते हैं सर। मैंने डिसीजन ले लिया है। पिंजरे में डाल देना चाहिए इसे बाकियों के साथ। ये मेरा फाइनल डिसीजन है और अब तुम्हारा ऑर्डर भी। जस्ट गो डू इट। वो टेबल पर पड़े शराब के गिलास और बोतल को देखकर तंजिया अंदाज में उनसे कहती है, आज तो जल्दी शुरू हो गया आप सर। डकुना उसकी ओर देखता है, फिर सर झुकाकर कुछ सोचता है। यानिदा कंप्यूटर में कुछ देख रही है। कंप्यूटर पर एक लोगो नजर आता है जिस पर लिखा है मेघदूत 31 मिलिट्री इंटेलिजेंस विंग। वो अली सईद के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही है। इस तरफ कर्नल अपने कमरे में फोन पर किसी से बात कर रहा है। मैं बस एक बार उससे बात करना चाहता हूँ, प्लीज, बस एक बार। रेणु, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो?
उससे बारिश बहुत हो रही है और बड़ी मुश्किल से फ़ोन कनेक्ट होता है। मैं बस एक बार उसकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ, जस्ट फॉर 1 मिनट। हेलो हेलो। बातचीत से ऐसा लग रहा था कि वो अपनी पत्नी से फोन पर बात कर रहा था। वो गुस्से में टेबल लैंप तोड़ देता है। कमरे में अंधेरा हो जाता है। उस तरफ निदा कंप्यूटर पर अली सईद की वीडियो फुटेज देख रही है। स्क्रीन पर एक बम ब्लास्ट का दृश्य दिख रहा है। हजारों लोगों की तादाद में लोग वहां पर नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ इंटरोगेशन रूम में 2 जवान आपस में बातें कर रहे हैं, जहां पर एक जवान 100 मशीन टेबल पर रखता है। संभाल के। तुम्हें नहीं लगता कि हमने अहमद के साथ जो कुछ भी किया, अगर उसके बाद उसे कुछ भी पता होता तो वो सब कुछ यहाँ पे बक देता? हमने तय किया था हम इस बारे में फिर कभी बात नहीं करेंगे। लेकिन मुझे बात करनी है। उसका होना यहाँ पे गलती हुई तो, अगर वो बेकसूर हुआ तो? कोई बेकसूर नहीं यहाँ पर। पूरी की पूरी नस्ल खराब है उनकी। सबके सब शैतान है साले। और वो अहमद चूतिया बना रहा है भोसड़ी का। कोई गूंगा वूंगा नहीं है वो। पाखंडी को छुपा रहा है। देखो, इनको अपने दिमाग में घुसने मत देना। हम सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे हैं। इस कमरे में टॉर्चर करने के लिए एक से बढ़कर एक खतरनाक औजार पड़े हुए हैं। इस तरफ निदा को बहुत सारी ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं जिसे देखकर वो हैरान रह जाती है। तस्वीर में कई बेकसूर लोगों की लाशें पड़ी हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। इस तरफ वायरलेस सेट पर अफसरों के बीच बातचीत चल रही है, जिसमें बताया जाता है कि अली सईद बहुत जल्द पहुंच रहा है। यहाँ निदा कंप्यूटर पर बहुत सी तस्वीरें फॉरवर्ड करके देख रही है, जो किसी को भी विचलित कर सकती हैं। आखिर में वो एक तस्वीर पर रुक जाती है, जो अली सईद की तस्वीर है। तभी सायरन बजने लगा और एक अनाउंसमेंट हुई। सावधान, नया मेहमान आने वाला है। 10 मिनट में वेलकम टीम मुझे मेन गेट पे चाहिए। निदा फौरन वहां से निकल जाती है और यहां से ये दोनों जवान इंटरोगेशन रूम से औजारों पर कपड़ा ढककर निकलते हैं। सारे जवान एक जगह आकर इकट्ठा हो जाते हैं, सिर्फ कर्नल को छोड़कर। चौधरी, गुप्ता और रहीम, तुम तीनों फर्स्ट रोटेशन पे रहोगे। दास सबको हिदायत दे रही है। चौधरी, अगर फिर से अपना दिमाग खो दिया तो इस बार सीधा कोर्ट मार्शल, समझा बात को? मेरी कोई गलती नहीं थी। लांबा, यस मैम। कर्नल का सब कुछ ठीक है? मैम, कुछ ज़्यादा नहीं पी रहे इन दिनों? आई डोंट थिंक दिस इज द राइट टाइम मैम। नहीं 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 नहीं, मैं बस चेक कर रहा था। अच्छा नहीं लगेगा ना अगर उनके जजमेंट पर कोई सवाल उठाएगा तो। क्या कोई उनके जजमेंट पे सवाल उठा रहा है? बैक इन लाइन कैप्टन। कैप्टन रैना गुस्से में लाइन से बाहर आकर सवाल पूछता है। हमारा काम आसान नहीं है। वो अपनी जगह जाके खड़ा हो जाता है। अच्छे अच्छे को तोड़ देता है। जैसे हमारा ये नया रिक्रूट को अभी पता चलेगा। हमारी तो अग्नि परीक्षा ली जा रही है रहीम। यही मौका है, दिखा दो कितना पवित्र हो। डिसमिस्ड। दास की हिदायत सुनकर सब चले जाते हैं, सिवाय कैप्टन रैना के। आप पूरी यूनिट के सामने कर्नल पे सवाल कैसे उठा सकती हैं? मैं अकेला नहीं हूँ लांबा, इसके दिमाग में ये सब सवाल उठ रहे। तुम ध्यान रखो उन पे। हम सब तो रख रहे हैं ध्यान बराबर से।
ऐसा ना हो जाए कि वो गंद मचाए, सफाई हमें करनी पड़े। कैप्टन रैना ये सुनकर वहां से चला जाता है। सायरन की आवाज पूरी जेल में गूंज रही है। सारे कैदी खौफजदा हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं। अली सैयद नहीं, अली सैयद नामुमकिन। अली सैयद है। उसे कभी जिंदा पकड़ नहीं पाएंगे लोग। पार्थिव, क्या सच में अली सैयद को लाए होंगे? अरे नीचे एक भी पुलिस वाला मौजूद नहीं है। कभी देखा ऐसे? मैं सच कह रहा हूँ। अली सैयद नहीं हो सकता। वो इतना बेवकूफ नहीं है कि इनके हाथ लगे। लग सकता है, पर तभी जब इन सब के पीछे उसी की ही कोई साजिश हो। मुझे तो बस इतना एक पता कैदी अहमद की ओर इशारा करते हुए कहता है, जिसने आखिरी बार उनसे मुलाकात की थी। रहम करो राजन, बेचारा बच्चा जिन हालातों से गुजर रहा है, जहन्नुम में भी किसी को न मिले। रेनकोट पहना हुआ कर्नल डिकोना अपने कुछ जवानों के साथ मेन एंट्रेंस की तरफ बढ़ रहा है। बाहर तेज बारिश हो रही है। सारे जवान अली सैयद के आने का इंतजार कर रहे हैं। पीछे कुछ जवान आर्मी डॉग्स लेकर खड़े हैं। और तभी कंपाउंड में एक वैन आती है। वैन में निश्चित ही अली सैयद है और जिसके आने से आर्मी डॉग्स भी भड़क उठते हैं। एक जवान वैन से उतरता है और कुछ दस्तावेज लेकर आता है। सर, बारिश ने रास्ते बंद कर दिए। पता नहीं दस्तावेज निकालते निकालते जवान के हाथ से फाइल गिर जाती है। संभल के। सॉरी सर। ला, पेन दो। सर, कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो सर। बोलो। जी सर। कर्नल दस्तावेज पर दस्तखत करता है। जवान वैन के दरवाजे पर दस्तक देता है। अंदर से दो जवान कैदी अली सैयद को लेकर बाहर आते हैं। निदा अली सैयद को गौर से देखती है। जैसे ही अली सईद बाहर आता है, आर्मी डॉग्स बुरी तरह से भड़कने लगते हैं और भौंकने लगते हैं। जैसे ही अली सईद वैन से जमीन पर कदम रखता है, कुत्ते खौफजदा होकर चुप हो जाते हैं। कर्नल डिकोना डॉग्स की तरफ देखता है और हैरान रह जाता है। इस तरफ निदा भी ये मंजर देखकर चौंक जाती है। अब पूरी स्क्रीन पर खूंखार अली सईद का चेहरा है। लेखक और निर्देशक पैट्रिक ग्रैहम, निर्मात्री दीपा डी मोटवानी,